हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट लाइव पर। हम बात कर रहे थे किसकी, जनन स्वास्थ्य चैप्टर में, जनन स्वास्थ्य अध्याय में किस चीज़ की, जनन नियंत्रण की। ठीक है, चल रहा है कौन सा, हमारा जनन स्वास्थ्य चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, जनसंख्या विस्फोट हमारा हो चुका था, जिसमें हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जनसंख्या विस्फोट को कम किया जा सकता है। यानी हम बात कर रहे हैं जन्म नियंत्रण तकनीक की। कल मैंने आपको बताया था जन्म नियंत्रण तकनीक जो होती है हमारे पास कौन कौन सी होती है। अस्थायी विधि होती है, स्थाई हम पढ़ चुके थे, और एक और तीसरी थी हमारी कौन सी, एमटीपी, यानी चिकित्सीय रूप से सहगर्भता का समापन। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले विधि पढ़ने वाले हैं कौन सी भैया, सबसे पहले अस्थायी विधि है, यानी टेम्परेरी मेथड है। ठीक है, अब अस्थायी विधि का मतलब क्या होता है, एक ऐसी विधि जिसमें हमने अस्थायी रूप से यानी पूर्ण रूप से किसी भी युगल जोड़े को बंधे नहीं किया। कुछ समय के लिए हमने उनके अंदर कुछ ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जिससे वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, तो ऐसी विधि को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मेथड यानी अस्थायी विधि, जो हमारी कुल मिला के ये 3 प्रकार की थी, जिसमें से सबसे पहली आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी, प्राकृतिक, फिर पढ़ेंगे रोधक, फिर पढ़ेंगे रासायनिक, और फिर पढ़ेंगे आईयूडी, और फिर पढ़ेंगे हार्मोन। ठीक है, आइए सबसे पहले पढ़ रहे हैं कौन सी बेटा जी, हमारी प्राकृतिक अस्थायी विधि, जो वापस से कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। देखिएगा, पहली आवधिक आत्मसंयम, दूसरी अंतरित मैथुन, और तीसरी स्तनपान अनार्तव। ये 3 विधि जो है, ये प्रकार है किसके, प्राकृतिक विधि के। प्राकृतिक विधि प्रकार है किसका, अस्थायी विधि का, और अस्थायी विधि किसका तरीका है, जन्म नियंत्रण तकनीक का। ठीक है, तो कई बच्चे यही भूल जाते कौन किसका प्रकार है, तो सिंपल तरीके से याद रखना, जन्म नियंत्रण तकनीक पढ़ रहे हैं, जिसमें कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, अस्थायी विधि। अस्थायी विधि का मतलब यह है कि कुछ समय के लिए हमने एक जोड़े में कहीं ना कहीं अस्थायी रूप से जन्म देने से या जन्म को नियंत्रित कर दिया, यानी वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे या वो बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं। कैसे, टेम्परेरी मेथड यानी अस्थायी रूप से। ठीक है, स्थायी रूप हमने देखा था कि पूर्ण रूप से हमने क्या कर दिया था, दोनों में, या तो पुरुष में या स्त्री में हमने क्या कर दी थी, बंध्यता ला दी थी। यहाँ पर हम बंध्यता नहीं ला रहे हैं, हमने कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जिससे अस्थायी रूप से वो जन्म को, किसी भी बच्चे को जन्म ना दे सके। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड कौन सा है हमारा, प्राकृतिक विधि है, यानी एक ऐसी विधि जिसमें हम किसी भी युक्ति का, किसी भी ऐसी डिवाइस का उपयोग नहीं ले रहे हैं जो हमने बनाई है। जैसे रासायनिक में लेंगे, आईयूडी में लेंगे, हार्मोन में लेंगे, रोधक विधि में लेंगे, इन सब में हम किसी ना किसी संरचना का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जन्म को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम किसी युक्ति का या किसी भी संरचना का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम प्राकृतिक रूप से रोक रहे हैं किसको, एक बच्चे को जन्म लेने से। कैसे रोक रहे हैं, देखिएगा, सबसे पहला हम पढ़ रहे कौन सा, आवधिक आत्म संयम। देखिए क्या होता है आवधिक आत्म संयम। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखना, पीरियोडिक एब्सेंस। अब आप बोलेंगे क्या है साहब ये, जल्दी से सुनिएगा। आप मुझे बताएं कि स्त्री में आर्तव चक्र कितने दिनों का होता है, आप बोलेंगे सर 28 दिनों का होता है। अब इस 28 दिन में मध्य दिन पर यानी 14th डे पर क्या हुआ था, याद करिए, अंडोत्सर्ग हुआ था। ठीक है, अब जरा सोचिए, अंडोत्सर्ग होता है तो कहीं ना कहीं कोई द्वितीय अंड कोशिका निकली होगी 14th डे पर, मध्य दिन पर निकली, और 15th तक यानी 1 दिन तक वेट करती है किसका, जरा सोच समझ के मुझे बताएं किसका वेट करेगी, आप बोलेंगे सर शुक्राणु का। अब जरा इमेजिन करें, सोच समझ के मुझे बताएं, सबसे ज्यादा चांसेस जो हैं, सबसे ज्यादा चांसेस जो हैं किस चीज के, निषेचन के, वो कौन से दिन पर होंगे, दूसरे दिन पर होंगे, 27वें दिन पर होंगे, या 15वें दिन पर होंगे। आप बोलेंगे सर सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा चांसेस कौन से दिन पर होंगे, 15वें दिन पर होंगे ना। क्या कि ये जो आर्तव चक्र था, इसका जो मध्य दिन था, उस दिन क्या निकला, एक तरीके से मादा अंडाणु का एक रूप निकला था। अब वो अंडाणु जो निकला है या द्वितीय अंड कोशिका जो निकली है, अगर वो शुक्राणु के संपर्क में आ गई तो अंडाणु बन जाएगा और निषेचन हो जाएगा। और ये कोशिका जब 14वें दिन पर निकली थी तो ये 1 दिन के लिए वेट करती है, यानी ज्यादा से ज्यादा चांसेस जो होते हैं निषेचन के, वो इस दिन पर होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हमने क्या कर दिया, हमने सीधा एक जोड़े को ये बोला, एक युगल जोड़े को हमने ये समझाया क्या, कि वो संभोग की प्रक्रिया को, कौन सी प्रक्रिया को, संभोग की प्रक्रिया को, या सहवास की प्रक्रिया को, या मैथुन प्रक्रिया को,
ना करें। कब ना करें? इस अंडोत्सर्ग, जिस दिन अंडोत्सर्ग होएगा उससे 7 दिन पहले तक और उससे 7 दिन बाद तक। यानी 14 से 7 दिन पहले कितना हो गया, जरा सोचिए, 7th डे। फिर 7 से लेकर 14 तक कितने हो गए, 7 दिन हो गए। फिर 14 और 7 कितने हो जाएंगे, जरा सोचिए, 21 दिन हो जाएंगे। यानी एक आर्तव चक्र के 7वें दिन से लेकर 21वें दिन के बीच में अगर वो जोड़ा, अगर वो पुरुष और स्त्री अगर संभोग नहीं करते हैं, सहवास नहीं करते हैं, मैथुन नहीं करते हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं क्या नहीं जाएंगे, शुक्राणु नहीं जाएंगे, निषेचन नहीं होएगा। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं, ये जो काल जो था, ये जो काल जो था, ये कितने दिनों का काल हो गया, जरा सोच समझ के मुझे बताएं। क्या ये सोच समझ के मुझे बताइएगा, क्या ये आपका 14 दिन का ये जो काल है, 7 और 7 14 दिन का ये जो काल जो था, काल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीरियड। ये 14 दिनों के काल में इन जोड़े ने क्या नहीं किया? आप बोलेंगे सर इन्होंने इस प्रक्रिया को नहीं किया, कौन सा, सहवाग, संभोग या मैथुन नहीं किया। तो जरा सोचिए, क्या उसकी एब्सेंस हो गई है या नहीं हो गई है? बिल्कुल हो गई है। तो जरा सोचिए, इस कंडीशन में क्या निषेचन के चांसेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? सीधी सी बात है, कम हो जाएंगे। तो क्या यहां पर कोई युक्ति का इस्तेमाल किया? नहीं। क्या यहां पर कोई संरचना का इस्तेमाल किया? नहीं। ये एक प्राकृतिक तरीका था, किसको रोकने का, जन्म को रोकने का। क्या कि भैया इस प्रक्रिया ही कोई मत करो। कब मत करो? अंडोत्सर्ग जिस दिन होता है उससे 7 दिन पहले और उसके 7 दिन बाद। इस अंतराल में कहीं ना कहीं अगर सहवास नहीं किया जाएगा तो क्या नहीं होएगा, निषेचन नहीं होएगा। ये पहली विधि थी, कौन सी, आवधिक आत्म संयम। बहुत सिंपल तरीके से बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ऊटपटांग क्वेश्चन बनने नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, दूसरी विधि थी बेटा जी कौन सी, अंतरित मैथुन। इसको भी एक बार पढ़ते हैं, देखिएगा। दूसरी विधि है कौन सी, अंतरित मैथुन। अब हम ये बोल रहे हैं कि मान लेते हैं ये 1 से लेकर जो 28 दिन का जो ये काल जो था, ठीक है, इसमें 14th डे पर क्या हुआ, अंडोत्सर्ग हो गया। चलिए मान लेते हैं किसी महिला में क्या हो गया, अंडोत्सर्ग हो गया। 15वें तारीख को चांसेस जो होंगे निषेचन के सबसे ज्यादा होंगे। चलो जी बिल्कुल मान लेते हैं। अब हम मान लेते हैं इस 15वें दिन पर, ये जो 15वां दिन जो था, इस दिन कोई एक जोड़ा जो है, यानी एक युगल जोड़ा जो है, मान लेते हैं वो क्या कर रहा है, मान लेते हैं वो संभोग कर रहा है। इससे पहले वाले में तो हमने संभोग करने से क्या किया था, रोका था। यहां पर हम मान लेते संभोग कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं नर जो है वो अपने शिशन को, नर जो है वो अपने शिशन के द्वारा वीर्य को स्थानांतरित कर सकता है। किसमें, मादा योनि में कर सकता है ना। लेकिन हमने बोला संभोग करने के दौरान, जैसे ही संभोग का अंतिम समय आता है, जैसे ही संभोग का क्या आता है, अंतिम समय आता है या चरम सीमा आती है किसकी, संभोग की, उस दौरान एक नर का वीर्य जो होता है वो कहीं ना कहीं स्थानांतरित हो जाता है। किसमें, मादा योनि में। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाता है, सिंपल सी बात है। क्या बोला मैंने बोला एक जोड़ा है, पुरुष और एक स्त्री है, संभोग कर रहे हैं, और संभोग करने के दौरान जो नर जो है उसमें चरम सीमा पहुंचने वाली है, यानी अंतिम समय आने वाला है किसका, संभोग का। अंतिम समय में क्या होता है, नर जो होता है उसका वीर्य जो होता है वो स्थानांतरित हो जाता है किसमें, मादा योनि में, ठीक है। लेकिन हमने ये बोला क्या कि जैसे ही अंतिम समय आता है, जैसे ही ये नर वीर्य को स्थानांतरित करने वाला था किसके, मादा योनि में, उस समय एक नर ने अपने आप को रोक लिया, अपने आप को रोक लिया। किसने, एक नर ने अपने आप को रोक लिया, क्या करने से, वीर्य का स्थानांतरण करने से। किसमें, योनि में। यह प्रक्रिया क्या कहला रही है, आपकी अंतरित मैथुन। यानी मैथुन प्रक्रिया जो थी वो रुक गई है। कैसे, कब, किससे पहले, जस्ट
क्या, वीर्य सेचन से पहले, या मैं बोलूंगा वीर्य का स्थानांतरण करने से पहले किसमें, मादा योनि में एक नर ने अपने आप को संभोग प्रक्रिया जो थी उसका जो अंतिम समय आने वाला था उससे पहले ही अपने आप को रोक लिया और वीर्य का स्थानांतरण नहीं किया है किसमें, मादा योनि में। देखिए संभोग हो रहा है लेकिन अंतिम भाग जो था संभोग का वो नहीं हो रहा है, यानी नर जो है अपने आप को रोक रहा है और वीर्य जो है उसको स्थानांतरित नहीं कर रहा है। ये प्रक्रिया क्या कहला रही है, अंतरित मैथुन। लेकिन क्या जरा सोचिए, क्या इस कंडीशन में चांसेस जो होंगे बहुत बढ़िया होंगे जन्म नियंत्रण के? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये जो अंतिम समय जो होता है ये बहुत ही, मैं बोलूंगा एक नर के लिए और एक मादा के लिए, दोनों के लिए चरम सीमा जो होती है वो दोनों के लिए एक सुखदायी अनुभव होता है। तो उस टाइम पर ये जो नर है कई बार अपने आप को रोक नहीं पाता है, क्या करने से, वीर्य सेचन करने से। तो क्या ये बेस्ट तरीका है? नहीं, ये बेस्ट तरीका नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या ये तरीका है? हाँ, ये एक तरीका है। किस चीज को रोकने का? जन्म को नियंत्रित करने का। ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। पहला कौन सा था? आवधिक आत्म संयम, यानी खुद को ही रोक लिया, क्या करने से? संभोग करने से। कितने दिनों के लिए? 14 डेज के लिए। अंडोत्सर्ग से 7 दिन पहले, अंडोत्सर्ग के 7 दिन बाद अपने आप को रोक लिया। किसने? एक पुरुष ने और एक स्त्री ने। क्या करने से? संभोग करने से। वो कहला रहा आवधिक आत्म संयम। अंतरित मैथुन का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं मैथुन प्रक्रिया हो रही है, लेकिन मैथुन प्रक्रिया का जो आखिरी चरण जो था, जिसमें एक नर जो होता है अपने वीर्य को कहीं ना कहीं स्थानांतरित करता है किसमें? मादा योनि में, वो नहीं कर रहा है। संभोग हुआ लेकिन अपने आप को रोक लिया किसने? नर ने। ये दो प्रक्रियाएं हो चुकी हैं। तीसरी प्रक्रिया है स्तनपान अनार्तव। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं। आइएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा क्या पढ़ रहे हैं। तीसरी प्रक्रिया क्या? स्तनपान अनार्तव। अब देखिएगा, स्तनपान अनार्तव में आर्तव वर्ड कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा? आर्तव आर्तव आर्तव, कहीं ना कहीं वर्ड कहीं मिल रहा है। अनार्तव में वर्ड आ रहा है आर्तव, कुछ ऐसा लग रहा है। स्तनपान आपको जानते हैं, स्तनपान का मतलब जब एक मादा अपने शिशु को स्तनपान कराती है तो उसे, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्तनपान। यानी एक मादा अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्तनपान बोलते हैं। तो अब आप बोलेंगे सर स्तनपान अनार्तव का मतलब क्या होता है? देखिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैक्टेशन एमिनोरिया। याद रखना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैक्टेशन अमीनोरिया। इससे पिछले वाला जो था इसको कौन सा था? ये वाला आवधिक आत्मसंयम। इसको हमने क्या बोला था? पीरियोडिक एब्सेंस। स्तनपान अनार्तव को हमने बोल दिया लैक्टेशन अमीनोरिया। और अंतरित मैथुन जो था, इसका मैं अभी इंग्लिश में वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं आपको अभी बता दूंगा, जैसे क्लिक होएगा मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। आइए पहले इसको समझते हैं, स्तनपान अनार्तव या लैक्टेशन अमीनोरिया क्या होता है। देखिएगा, ध्यान से सुनना, 3 वर्ड बता रहा हूं मैं। देखिएगा यहां पर सबसे पहला बता रहा हूं डिस्मीनोरिया, मीनोरेजिया और एमिनोरिया। ठीक है, एमिनोरिया, मीनोरेजिया और डिस्मिनोरिया, ये क्या है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, ये 3 वर्ड क्या है? देखिएगा, डिस्मिनोरिया का मतलब क्या? देखिए आप जानते कहीं ना कहीं आर्तव चक्र में कहीं अंत्य गर्भाशय भित्ति टूटी थी। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल टूटी थी। अब अंत्य गर्भाशय भित्ति अगर टूटती है, यानी शरीर का कोई भाग अगर टूटता है या झड़ता है, जरा सोचिए, हमारी स्किन अगर टूट जाती है, झड़ जाती है, छिल जाती है, तो दर्द होता है या नहीं होता? होता है ना। अब जरा सोचिए, एक आर्तव चक्र अगर एक महिला के अंदर हो रहा है जिसमें अंत्य गर्भाशय भित्ति अगर टूट रही है, तो क्या उस फीमेल को दर्द होएगा या नहीं होएगा? बिल्कुल होएगा, बिल्कुल होएगा। तो याद रखना क्या, कि अगर एक फीमेल, एक मादा जिसके अंदर आर्तव चक्र होते हैं, तो उसको क्या होता है? दर्द होता है। कब? जब उसके अंदर आर्तव चक्र के दौरान उसकी अंत्य गर्भाशय भित्ति टूटती है। समझ में आ गया? इतनी सी बात क्लियर है। अब बात आ रही है, अगर ये दर्द जो होता है, क्या अगर बहुत ज्यादा होता है, तो उस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? क्या? दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? डिस्मिनोरिया। सिंपल सा। तो आपसे कोई पूछे डिस्मिनोरिया क्या है, आप बोलेंगे सर आर्तव चक्र के दौरान जब अंत्य गर्भाशय भित्ति टूटती है तो एक महिला को दर्द का अनुभव होता है। अगर ये दर्द जो होता है ये बहुत ज्यादा स्तर पर होता है, तो इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? डिस्मिनोरिया। चलिए ठीक है। दूसरा, अब आप मुझे बताएं, आर्तव चक्र में कहीं ना कहीं महिला से क्या निकलता है? आप बोलेंगे सर आर्तव स्त्राव होता है, कहीं रक्त निकलता है।
ठीक है। उस रक्त में अंतःगर्भाशय भित्ति के उत्तक भी होते हैं, रक्त भी होता है और अनिषेचित अंडकोशिका भी होती है, यानी कहीं ना कहीं ब्लीडिंग होती है, ब्लड बाहर निकलता है। समझ में आ गया, ये हम पहले भी पढ़ चुके। अब मैंने आपसे बोला अगर ये रक्त स्त्राव जो है, या मैं बोलूंगा आर्तव स्त्राव जो होता है, आर्तव स्त्राव हम पहले भी पढ़ चुके। आर्तव स्त्राव क्या होता है भाई, एक क्या होता है आर्तव स्त्राव में, कहीं ना कहीं रक्त निकलता है, उसमें अंतःगर्भाशय भित्ति के उत्तक निकलते हैं, और क्या निकलता है भैया, आपका अनिषेचित अंडकोशिका निकलती है। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्तव स्त्राव। अगर ये आर्तव स्त्राव अधिक निकलता है, अधिक स्त्रावित होता है, तो इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं, मीनोरेजिया। यानी ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीनोरेजिया। पेन बहुत ज्यादा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्मीनोरिया। और अगर हम आर्तव चक्र को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कैसे, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से अगर बंद हो जाता है, क्या बोला मैंने, आर्तव चक्र को हमने क्या कर दिया भैया, बंद कर दिया है। कैसा, अस्थायी रूप से। अब जरा सोचिए, स्थायी रूप से अगर जब हमने बंद किया तो एक 45 से 55 वर्ष की महिला के अंदर स्थायी रूप से बंद हुआ था कि अस्थायी रूप से, आपने बोला स्थायी रूप से बंद हो गया, अब कभी भी उसके अंदर नहीं चालू होएगा। कौन, आर्तव चक्र। उसको हमने बोला था रजोनिवृत्ति। क्या नाम दिया था, रजोनिवृत्ति। लेकिन अगर अस्थायी रूप से बंद होगा, यानी कुछ समय के लिए बंद हो गया, वापस से चालू हो जाएगा, कौन, आर्तव चक्र। इस परिस्थिति को क्या बोला जाता है, एमिनोरिया। यानी एमिनोरिया का मतलब क्या था, आर्तव चक्र बंद हो गए हैं किसी महिला के अंदर अस्थायी रूप से, उसको हम क्या बोलते हैं, एमिनोरिया। तो ये तीन कंडीशन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। क्या, डिस्मिनोरिया, बहुत ज्यादा पेन होएगा आर्तव चक्र के दौरान, जब कहीं ना कहीं बॉडी का एक पार्ट टूट रहा है। मीनोरेजिया, जब आर्तव स्त्राव क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अधिक होंगे, यानी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, उसको बोलेंगे मीनोरेजिया। और अगर आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो गई है टेम्परेरली, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमिनोरिया। अब आप मुझे सीधा सीधा आंसर मुझे बताएं, अगर आर्तव चक्र बंद हो जाएंगे, सोचना, आर्तव चक्र अगर बंद हो जाएंगे, दिमाग लगाएं, आर्तव चक्र अगर बंद हो जाएंगे तो आर्तव चक्र का मध्य दिन जो था 14th डे पर क्या हो रहा था, अंडोत्सर्ग हो रहा था ना। अगर आर्तव चक्र बंद हो जाएंगे तो क्या अंडोत्सर्ग होएगा, नहीं होएगा। अब जरा सोचिए, जब अंडोत्सर्ग नहीं होएगा तो क्या निषेचन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें और सोच समझ के मुझे बताएं, एक महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया, एक महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे को जन्म देने के बाद यानी प्रसव के बाद में उसके अंदर 4 से 5 महीने तक, 4 से 5 महीने तक क्या बंद रहते हैं, क्या बंद होते हैं, जरा सोचिए। आप बोलेंगे सर आर्तव चक्र जो होते हैं 4 से 5 महीने तक क्या होते हैं, बंद होते हैं। कौन, आर्तव चक्र बंद होते हैं, यानी एमिनोरिया परिस्थिति आ रही है या नहीं आ रही है। आप बोलेंगे बिल्कुल आ रही है, यानी आर्तव चक्र नहीं हो रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, अनार्तव। ठीक है। और ये कब आ रही है, जब वो महिला अपने बच्चे को क्या करा रही है, स्तनपान करा रही है। तो सोच समझ के मुझे बताएं, एक महिला जो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, 4 से 5 महीने तक उसके अंदर क्या नहीं हो रहे हैं, आर्तव चक्र नहीं हो रहे, यानी अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा है, यानी अगर शुक्राणु आ भी गए तो निषेचन नहीं होएगा। तो सोच समझ के मुझे बताएं, क्या वो किसी और बच्चे को जन्म दे पाएगी इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पीरियड में, इस काल में? क्या निषेचन होएगा उसके अंदर, नहीं होएगा, यानी वो जन्म नहीं दे पाएगी। क्या ये भी एक प्राकृतिक तरीका था या नहीं था? क्या हमने कोई युक्ति का इस्तेमाल किया, नहीं किया। तो याद रखना, स्तनपान अनार्तव का मतलब क्या था, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर एक महिला जो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, उसके अंदर आर्तव चक्र बंद हो गए हैं अस्थायी रूप से, उस दौरान निषेचन की संभावनाएं ना के बराबर होती है। क्या ये 3 प्रक्रिया क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएं, ये 3 प्रक्रियाएं मैंने आपको बताई हैं, कौन सी, अस्थायी विधि की, कौन सी, प्राकृतिक। आपसे कोई पूछे एक महिला के अंदर प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो कहां से निकलता है? ठीक है, याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन कहां से निकल रहा था, अंडाशय से निकल रहा था। अंडाशय में भी कहां से निकल रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा था। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, क्या कि सर जब प्रसव हो गया, बच्चा पैदा हो गया, आर्तव चक्र बंद हो गए। आर्तव चक्र अगर बंद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं अंडाणु, या मैं बोलूंगा अंडकोशिका बाहर नहीं निकल रही है, यानी अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा है, तो ग्राफियन पुट्टिका जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम में नहीं बदल रही है।
ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम में अगर नहीं बदलेगी तो कॉर्पस ल्यूटियम तो प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा था, यानी प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा, है ना, यही पूछ रहे थे ना आप। अब याद रखना प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो एक महिला के अंदर यहां से तो निकल ही रहा था, कहां से, अंडाशय से तो निकल रहा था, और कहीं से निकल सकता है क्या। अब याद करिए 11th क्लास में आपने किडनी पढ़ी थी, किडनी के ऊपर कोई ग्रंथि थी, याद आ रही है, कोई ग्रंथि थी, इस ग्रंथि का नाम क्या था, आप बोलेंगे सर एड्रीनल ग्रंथि था, याद आ रहा है। इस एड्रीनल ग्रंथि के दो भाग होते हैं बेटा जी, बाहर वाला क्या कहलाता है वल्कुट, और अंदर वाला जो होता है वो क्या कहलाता है मध्यांश, याद आ रहा है ऐसा कुछ। वल्कुट जो होता है वो वापस से 3 भागों में बटा होता है, ये हमारा मध्यांश है, और वल्कुट जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। सबसे बाहर वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर उसके नीचे वाला जोना फेसिक्यूलेटा, फिर इसके अंदर वाला जोना रेटिक्युलरिस, ठीक है। अब याद रखना बेटा जी यहां पर मुझे और किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रही है, मैं सीधा सीधा आपके पॉइंट पे आता हूं। क्या ये जो जोना रेटिक्युलरिस है ये सबसे अंदर वाला भाग है किसका, वल्कुट का है या नहीं, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है। और ये जो जोना रेटिक्युलरिस जो होता है इससे हार्मोन जो निकलते हैं वो कहलाते हैं, याद रखना, सेक्स कॉर्टिकॉइड। कौन से हार्मोन निकलते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड, यानी कहीं ना कहीं लैंगिक हार्मोन निकलते हैं। और कौन से लैंगिक हार्मोन निकलते हैं, याद रखना, मादा के अंदर कौन सा निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। हमारे अंदर नर के अंदर कौन सा निकलता है, DHEA। नर के अंदर कौन सा निकलता है, DHEA। अब आप में से कई पूछेंगे सर DHEA क्या होता है, फुल फॉर्म में जल्दी से बता देता हूं, क्या यहां पर लिख देता हूं, डाई हाइड्रोक्सी एपी एंडोस्टेरोन। ये एक ऐसा हार्मोन होता है, याद रखना, जो हमारे अंदर नर के अंदर दाढ़ी मूछ का जो ऑर्डर मिलता है कि दाढ़ी किस तरीके से आनी है, मूछ किस तरीके से आनी है, इसको नियंत्रित करता है, या दाढ़ी मूछों का निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। या मैं बोलूंगा दाढ़ी मूछों का निर्माण जब हो जाता है तो वो किस तरीके से आएंगी, उसका ऑर्डर जो होता है वो किस तरीके से आती है दाढ़ी मूछ, उसको नियंत्रित करता है कौन, DHEA, ठीक है। जबकि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो होता है वो किस में निकलते हैं, मादा में निकलते हैं। अब जरा सोचिए, आपने क्वेश्चन ये पूछा था कि जब वो प्रसव हो चुका है, बच्चा बाहर आ चुका है, तो उसके अंदर आर्तव चक्र बंद हो जाएंगे, जब बंद हो जाएंगे तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कैसे निकलेगा, तो भैया उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन यहां से निकलता है, किससे, जोना रेटिक्युलरिस से। समझ में आ गया, आई होप आंसर मिल गया होगा, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा सोचना, हालांकि आउट ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, क्या कि अगर सोचना, ये एड्रीनल ग्रंथि मेरे अंदर भी, एड्रीनल ग्रंथि एक मादा के अंदर भी है। मादा के अंदर एड्रीनल ग्रंथि के वल्कुट भाग के जोना रेटिक्युलरिस से जो हार्मोन निकल रहा है वो कौन सा निकल रहा है, मादा के अंदर कौन सा निकल रहा है, याद रखना, कौन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। नर के अंदर कौन सा निकल रहा था, DHEA। अब जरा सोचिए, मेरे अंदर एड्रीनल ग्रंथि के जोना रेटिक्युलरिस भाग से अगर DHEA कम निकल गया और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन मेरे अंदर अगर ज्यादा निकल गया तो मेरे अंदर स्तन ग्रंथियों का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। इस बीमारी को बोला जाता है गायनेकोमेस्टिया। क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया, जो नरों में होती है जब एस्ट्रोजन का या प्रोजेस्टेरॉन का स्तर क्या होता है, नर के अंदर क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, जिससे स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है नर के अंदर। जबकि इसका उल्टा क्या कि अगर मादा के अंदर जोना रेटिक्युलरिस से प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन ना निकलकर कौन निकल जाए, DHEA, तो उस कंडीशन में उस मादा के अंदर दाढ़ी मूछों का हल्का हल्का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस रोग को बोला जाता है, याद रखना, विरिलिज्म। मैं थोड़ा सा भावनाओं में भटकते हुए थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक चला गया, मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा। चले बेटा जी आगे, चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। इसको स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं। विरिलिज्म क्या था, गायनेकोमेस्टिया क्या था, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने पूछा था आई होप समझ में आ गया होगा। नंबर 1 डॉक्टर, क्लियर है बच्चा। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं बेटा। आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, जिसने नहीं लिया है फटाफट जल्दी से लीजिएगा। ले लिया, चलिए आइए चलते बेटा जी आगे। अब हम बात कर रहे थे क्या, हमारी प्राकृतिक विधि हो चुकी, अब हम किसकी बात करेंगे, रोधक विधि की। चले आगे आइएगा, रोधक विधि की बात करते, देखिएगा। दूसरी जो विधि थी हमारी अस्थायी विधि, उसका नाम क्या था, रोधक विधि। अब नाम में क्या आ रहा है, रोधक यानी बैरियर। बैरियर का मतलब ही क्या होता है, रोधक का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। यानी कहीं ना कहीं रोधक विधि में हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी संरचना का इस्तेमाल करेंगे, कुछ ऐसी संरचनाओं का इस्तेमाल करेंगे जो शुक्राणु को अंडाणु के पास जाने से रोकेगी।
सिंपल वर्डों में बोल रहा हूं क्या, कि कुछ ऐसी संरचनाएं जो कहीं ना कहीं रोक रही हैं शुक्राणु को किसके पास पहुंचने से, अंडाणु के पास पहुंचने से। ऐसी युक्तियों को, ऐसी डिवाइसेस को, ऐसी संरचनाओं को हमने कौन से मेथड के अंदर रखा है, कौन सी विधि के अंदर रखा है, रोधक विधि के अंदर रखा है। ठीक है, अब ऐसी संरचनाएं कौन सी है? सबसे पहली जो संरचना है उसका नाम है कंडोम। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं इसका नाम सुनते ही कहीं ना कहीं हंसने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं है, ढंग से प्रॉपर्ली नहीं ली है। कंडोम जो होता है इसको हिंदी में एक और नाम दिया जाता है, क्या याद रखना? निरोध। याद रखना, भारत में इसे बहुत फेमसली जाना जाता है किस वर्ड से? निरोध से। ये क्या होता है? ये रबड़ या मैं बोलूंगा लेटेक्स, रबड़ या लेटेक्स का एक आवरण होता है। ठीक है, जिसको कौन पहनता है? याद रखना, कौन पहनता है इस आवरण को? एक नर पहनता है। किस, कब? संभोग के दौरान। ना ही मुझे कोई गलत कमेंट चाहिए, ना ही मुझे कोई अनएप्रोप्रिएट चीजें चाहिए आपके कमेंट बॉक्स में, तो ध्यान से कमेंट करिएगा। ठीक है, क्या बोला बेटा जी? ऐसी संरचनाएं रोधक कहलाती हैं जो शुक्राणु को अंडाणु के पास जाने से रोकती हैं। जैसे सबसे पहली संरचना हमने देखी कौन सी? कंडोम, जिसको हम फेमसली इंडिया में क्या बोलते हैं? निरोध। ये लेटेक्स से बना होता है, लेटेक्स यानी रबड़ से बना होता है। ये एक आवरण होता है जिसको नर अपने शिशन पर लगाता है। नर जो होता है कहां पर लगाता है? शिशन पर लगाता है। कब लगाता है? संभोग प्रक्रिया के दौरान। अब जरा सोचिए, एक नर ने अपने शिशन पर जब इस लेटेक्स के आवरण को चढ़ा लिया, तो जब वो संभोग कर लेगा, जैसे ही वीर्य उसके शरीर से निकलेगा, तो क्या वो योनि में पहुंच पाएगा? नहीं। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? वो तो इसी आवरण के अंदर रह जाएगा। कौन? वीर्य। तो जरा सोचिए, क्या वीर्य मादा के अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। यानी रोक दिया हमने किसको? वीर्य को जाने से। किसमें? मादा शरीर में। समझ में आ गया? तो सिंपल सा था, कौन? कंडोम। अब बात आ रहा है, एक और शब्द होता है, याद रखना, फेमिडोम। याद रखना, कौन बेटा जी? फेमिडोम। अब आप बोलेंगे फेमिडोम क्या होता है? तो याद रखना, एक प्रकार का ये भी निरोध ही होता है, लेकिन ऐसा निरोध जिसका उपयोग कौन करती है? याद रखना, कौन? मादा। यानी मादा जिस कंडोम का इस्तेमाल करती है उसे हम क्या बोलते हैं? याद रखना, फेमिडोम। तो सीधा सीधा है क्या? निरोध। वो युक्ति है या वो संरचना जिसका उपयोग कौन कर रहा था? नर कर रहा था। और फेमिडोम वो युक्ति है जिसका उपयोग कौन कर रही थी? मादा कर रही थी। नर इसको अपने शिशन पर लगा रहा था और मादा इसको अपनी योनि भाग में लगाती है। क्लियर है? चलें आगे, चले आगे चलते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ भैया, आगे देखिएगा। हम बात कर रहे थे किसकी? रोधक की, जिसमें पहली युक्ति या पहली संरचना जो थी उसका नाम क्या था? कंडोम था। ठीक है, इसको ए नंबर दे देता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फटाफट। कतई बुड़बक है भैया, पॉलिथीन होती है कि लेटेक्स? ये रबड़ होता है। चलिए दूसरा देखिएगा, पहला क्या था? कंडोम था। दूसरा जो है, अब ध्यान से सुनना, जो दूसरा नाम लेने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनना, क्या क्या नाम लेने वाला हूं देखिएगा बेटा जी। यहां पर डायाफ्राम, सर्विकल कैप और वोल्ट। क्या क्या नाम लिए? डायाफ्राम, सर्विकल कैप और वोल्ट। ये दूसरे बिंदु के अंदर ये रोधक पढ़ रहे हैं। याद रखना, कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? अस्थायी विधि में प्राकृतिक हम खत्म कर चुके हैं, रोधक पढ़ रहे हैं। रोधक में पहली संरचना कंडोम या फेमिडोम एक साथ पढ़ी, फिर दूसरी संरचना जो है वो है डायाफ्राम, सर्विकल कैप और वोल्ट। अब तीनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। तीनों में क्या फर्क है? जरा जल्दी से देखिएगा बेटा जी। यहां पर ये आपको गुंबद आकार की संरचना दिखाई दे रही है। आप बोलेंगे हाँ सर दिखाई दे रही है। क्या ये आपको गुंबद आकार की संरचना दिखाई दे रही है? आप बोलेंगे हाँ सर ये भी दिखाई दे रही है। क्या ये आपको एक ऐसी संरचना दिखाई दे रही है, जब बच्चा दूध पीता है बॉटल से तो उसकी बॉटल पर निप्पल होता है या नहीं होता है? आप बोलेंगे हाँ सर, उसकी बॉटल जो होती है उस पर निप्पल होता है। कुछ ऐसी संरचना हमें ये दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मैंने आपको तीन तरह की संरचनाएं दिखाई हैं, एक ये और एक ये। अब तीनों संरचनाओं में अंतर क्या है? देखिए, ये दोनों संरचनाएं बिल्कुल समान है, गुंबद आकार की है, ये भी और ये भी, लेकिन एक बड़ी है और एक छोटी है। जबकि इसका आकृति कैसी थी? निप्पल के समान थी। जो बच्चा बॉटल से दूध पीता है तो उसके ऊपर निप्पल लगा रहता है शंकु आकार का, उस तरीके से आकृति किसकी मिल रही है? सर्विकल कैप की। तो पहले तो मैंने आकृति बता दी है।
अब दूसरी भाग है, इनका इस्तेमाल कौन करता है? इन तीनों युक्तियों का या इन तीनों डिवाइसेस का, इन तीनों संरचनाओं का उपयोग कौन करती है? मादा करती है। मादा में उपयोग होता है, याद रखना, नर में नहीं होता है। इनका उपयोग कौन करती है? केवल मादा करती है। अब बात आ रही है मादा इनको कहां पर लगाएगी, कहां पर इनको इंसर्ट किया जाएगा। तो देखिएगा बेटा जी, ये मादा में कहीं ना कहीं गर्भाशय था, थोड़ा सा साइड में बना देता हूं ताकि ओ ये क्या हो गया, पूरा हट गया। चलिए एक बार वापस से लिख देता हूं बेटा जी, डायाफ्राम, सर्विकल कैप और एक था हमारा वोल्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी में ये दिक्कत हो जाती है, डायाफ्राम, सर्विकल कैप और वोल्ट। ये गुंबद आकार का था, ये भी इस तरीके से गुंबद आकार का है, लेकिन ये निप्पल आकार का है। ठीक है, इन तीनों का उपयोग कौन कर रही है बेटा जी? याद रखना, इनका उपयोग मादा करती है। ठीक है, याद रखना, नर नहीं करता है। ठीक है, अब ये लगाई कहां जा रही है? देखिएगा, ये गर्भाशय है, गर्भाशय का आखिरी भाग ग्रीवा होता है, फिर उसके बाद योनि भाग होता है। ये तो पता है ना आपको, ये गर्भाशय है, ठीक है, इस गर्भाशय का ऊपरी भाग याद आ रहा है, फंडस था, फिर काय था, बॉडी था, और फिर ग्रीवा था, याद आ रहा है। अब देखिएगा, ये बड़ी वाली जो भाग है, जरा सोच समझ के मुझे बताएं, गर्भाशय में मैंने क्या लगाया होगा? डायाफ्राम। तो डायाफ्राम जो होता है उसको कहां लगाया जाता है? आप बोलेंगे सर गर्भाशय के काय भाग में लगाया जाता है। ये भाग कौन सा कहला रहा था? गर्भाशय का काय। ठीक है, नेक्स्ट वोल्ट पर आते हैं। ये वोल्ट कहां लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है योनि भाग में। योनि भाग में क्या लगा दिया? वोल्ट लगा दिया है। ठीक है, बचा कौन है? सर्विकल कैप। अब सर्विकल कैप में कहीं सर्विक्स वर्ड आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? कौन सा? सर्विक्स। याद आ रहा है आपने, गर्भाशय का जो आखिरी भाग था ग्रीवा, इस ग्रीवा को बेटा जी इंग्लिश में बोलते हैं सर्विक्स। याद रखना, क्या नाम देते हैं? सर्विक्स। तो हमने सर्विक्स भाग में क्या लगा दिया? सर्विकल कैप। तो अब आप जरा सोच समझ के मुझे बताएं, क्या हमने यहां पर, सोच के मुझे बताइएगा, क्या हमने यहां पर इन संरचनाओं को मादा में लगाया? नहीं लगाया। अब खुद मादा तो लगाएगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, चिकित्सीय रूप से लगाया जाएगा, डॉक्टर लगाएगा। डायाफ्राम लगा दिया किसमें? गर्भाशय में। कौन से गर्भाशय के कौन से भाग में? काय भाग में। सर्विकल कैप कहां लगा दिया भैया? गर्भाशय के ग्रीवा भाग में। और वोल्ट कहां लगा दिया है? योनि भाग में। अब जरा सोचिए, ये युक्तियां नीचे से जब कौन आएगा? शुक्राणु आएगा, तो शुक्राणु को जाने से रोक रही हैं या नहीं रोक रही? आप बोलेंगे बिल्कुल रोक रही हैं। ये रोधक विधि जो थी, इनका इस्तेमाल केवल और केवल कौन करती है? मादा करती है। खत्म, इतनी सी बात थी। अब आप मुझे बताएं कितनी विधियां हो चुकी हैं? आप बोलेंगे सर अस्थायी विधि में प्राकृतिक हो गई, रोधक जो थी वो भी हो गई, बस इतना सही था। रोधक में आपने एक तो कंडोम याद रखना है और उसके साथ साथ ये शब्द याद रखने, कौन कहां लगाया जा रहा है, आकृति किसकी है, कौन गुंबद आकार का और कौन कीप आकार का है, यानी निप्पल के आकार का है। ठीक है, कौन कौन सी जगह पर लगाया जा रहा है ये भी याद रखिएगा। मेरे ख्याल से ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई होगी। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ले लिया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा फटाफट। जल्दी से लीजिएगा। ले लिया? चले आगे। अब ध्यान से सुनना। अब देखिएगा, मान लेते हैं ये रुकिए मैं आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं ये एक बॉटल का ढक्कन है, मान लेते हैं,
ठीक है। सपोज ये एक बॉटल का ढक्कन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बॉटल का ढक्कन था, इसको मान लेते हैं हम डायाफ्राम, इसको हमने मान लिया क्या, डायाफ्राम। हमने इसको लगा दिया कहां पर, गर्भाशय में। अब ये जैसे गर्भाशय में लगा दिया तो ये जाने से रोक रहा है, किसको रोक रहा है, आप बोलेंगे सर शुक्राणुओं को जाने से रोकेगा, चलो मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक और कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, देखिएगा यहां पर तीसरी विधि क्या थी बेटा जी, यहां पर रासायनिक थी। तीसरी विधि कौन सी है, रासायनिक है। इसको मैं यहीं पर बताता हूं। क्या, कुछ रसायन ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ रसायन ऐसे होते हैं जैसे कौन, जिंक सल्फेट। क्या नाम दिया बच्चों मैंने, जिंक सल्फेट, ठीक है। बोरिक अम्ल, या लैक्टिक अम्ल। मैंने बोला ये कुछ रसायन थे मेरे पास, कौन कौन से, या तो जिंक सल्फेट है, या बोरिक अम्ल है, या लैक्टिक अम्ल है, ठीक है। मैंने क्या किया, इन रसायनों का या तो मैंने बनाया पेस्ट, पेस्ट समझ में आता ना, पेस्ट जो हम मंजन करते हैं जैसे पेस्ट होता है ना, पेस्ट रूप में इन रसायनों को बना दिया, या इन रसायनों को पेस्ट रूप में बनाया, या मैंने इनको फॉर्म बना दी। क्या बना दी, इनकी फॉर्म बना दी। फॉर्म समझ में आता है, झाग जैसा बना दिया, ठीक है। या तो इनका पेस्ट बना दिया या इनकी फॉर्म बना दिया, किनकी, इन रसायनों की। और इन रसायनों को या तो पेस्ट ले लिया या फॉर्म ले लिया, इसको हमने इसके अंदर यहां पर लगा दिया। किस में लगाया, जरा सोचिए, ये हमने या तो डायाफ्राम के अंदर यहां पर लगा दिया, रसायन लगा दिए, कौन से, जिंक सल्फेट। एक और चीज रह गई, या तो पेस्ट के रूप में, या फॉर्म के रूप में, या क्रीम के रूप में। हमने इन तीन रूप में, कुछ भी हो सकता है, या तो क्रीम हो सकती है, या एक पेस्ट हो सकता है, या फॉर्म के रूप में हो सकता है, ठीक है। ये रसायन हमने क्या किया, ये जो रसायन थे इनकी मान लेते क्रीम बनाई, और इस क्रीम को हमने कहां पर लगा दिया है, डायाफ्राम था ये हमारा, इस डायाफ्राम के अंदर लगा दिया। या हमारा मान लेते हैं ये कौन था, हमारा सर्विकल कैप था, इसके अंदर लगा दिया। या मान लेते हैं हमारा वोल्ट था, इसके अंदर लगा दिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे इससे क्या होगा, देखिए दोहरे तरीके से काम करेगा। क्या, एक तो जाने से रोक रहा है, कौन रोक रहा है, ये हमारा डायाफ्राम। भाई या डायाफ्राम बोल दीजिए, सर्विकल कैप बोल दीजिए, वोल्ट बोल दीजिए, ये शुक्राणु को जाने से रोक रहे, रोधक थे ना, रोक रहे थे ना, एक तरीके से रास्ता रोक दिया ना, किसको जाने के लिए, शुक्राणु को जाने के लिए। ऊपर से मान लेते अगर गलती से कोई शुक्राणु इसको क्रॉस करते हुए यहां पर आ गया गलती से, तो यहां पर हमने मान लेते यहां पर क्या नहीं लगाया था, क्रीम नहीं लगाई थी, हमने क्रीम यहां पर लगा रखी है, ठीक है। अब जरा सोच समझ के मुझे बताएं, ये जो क्रीम जो थी, इस क्रीम में क्या मिल रहे थे, रसायन मिल रहे थे, कौन कौन से, आप बोलेंगे सर जिंक सल्फेट, या बोरिक अम्ल, या लैक्टिक अम्ल। नाम में जरा सोचिए, अम्ल आ रहा है और दिमाग लगाए, अम्लीय माध्यम जो होता है, उस अम्लीय माध्यम में शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं या नहीं हो जाते, हो जाते ना, पढ़ाया था ना। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं, मैंने कुछ रसायन लिए हैं, या तो क्रीम रूप में, या पेस्ट के रूप में, या फॉर्म के रूप में, और इन रसायनों को मैंने उपयोग में लिया है किसके अंदर, रोधक के अंदर। कौन से रोधक के अंदर, कंडोम में नहीं, किसमें, डायाफ्राम में, या सर्विकल कैप में, या वोल्ट के अंदर लगा दिया है, अंदर लगा दिया है। क्या, क्रीम लगा दी, पेस्ट लगा दिया, फॉर्म लगा दिया। अब क्या होएगा, दोहरे तरीके से कार्य होएगा। क्या, एक तो जाने से भी रोका जाएगा, और गलती से अगर जा भी रहा है, पहुंच भी रहा था, अगर जा भी सकता था, सोचिए मान लेते अगर गलती से छोटी सी जगह रहेगी जहां से शुक्राणु अगर चला भी जाता, तो हमने यहां पर कहीं ना कहीं रसायन ऐसे लगा दिए, क्रीम ऐसी लगा दी है जो अम्लीय वातावरण क्रिएट कर देगी, जिससे शुक्राणु क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं, कहीं ना कहीं मैंने आपको तीन विधि एक साथ बता दी है, कौन कौन सी, प्राकृतिक बता दी, रोधक बता दी है, रासायनिक बता दी है। रासायनिक में सिर्फ इतना सा था, इन रसायनों का उपयोग किया जाता है क्रीम के रूप में, या पेस्ट के रूप में, या फोम के रूप में, और इनका इस्तेमाल कहां किया जाता है, इन संरचनाओं के अंदर लगा दिया जाता है, जिससे गलती से अगर शुक्राणु अगर पास हो भी जाता तो कहीं ना कहीं वातावरण उसको कैसा मिल जाता, अम्लीय, इन रसायनों की वजह से, जिससे शुक्राणु क्या हो जाता, नष्ट हो जाता। सोचिए कितनी विधि हो गई है बेटा जी हमारी, यहां पर तीन विधि हो गई है, कौन सी, प्राकृतिक, रोधक, रासायनिक। अब आ रही है कौन सी, आईयूडी। कौन सी आएगी, आईयूडी। पढ़े, आए, चले, लेकिन अभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा हो गया है टाइम समाप्त, ठीक है, अभी नहीं पढ़ पाएंगे।
इसको हम पढ़ेंगे कब बेटा जी? कल हम बात करेंगे आईयूडी खत्म करेंगे और खत्म करेंगे हार्मोन, और कल में खत्म करेंगे क्या? एमटीपी, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। आई होप जो आज पढ़ाया है मेरे ख्याल से सही से समझ में आया होगा। जरा जल्दी से बेटा जी आज क्विज आएगी। कौन आएगी? क्विज आएगी। लेकिन क्विज लाने से पहले क्विज आएगी। चलिए क्विज लाने से पहले मैं आपको एक बार आईयूडी और बता देता हूं, जल्दी से एक बार आईयूडी और बता देता हूं। क्यों? क्योंकि उस क्विज में एक क्वेश्चन होएगा जो आईयूडी से संबंधित है, ये हमारा रह गया। एक बार आईयूडी और पढ़ लेते हैं। आइएगा बेटा जी यहां पर, चलिए देखते हैं यहां पर आईयूडी। हाँ जी, आईयूडी अंतः गर्भाशय युक्ति, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, नाम से पता लग रहा है ऐसी युक्ति, ऐसी डिवाइस, ऐसी संरचना जिसको हम कहां पर लगाते हैं? गर्भाशय के अंदर लगाते हैं। अंत्य का मतलब कहां पर लगा रहे हैं? गर्भाशय के अंदर लगा रहे हैं। ऐसी युक्तियों को हमने क्या बोला है? अंत्य गर्भाशय युक्ति। ये युक्तियां बनी होती है स्टील की। सिंपल वर्ड में बोला क्या? अंतः गर्भाशय युक्ति, वो संरचना, वो डिवाइस जिसको हमने लगाया है किसके अंदर? गर्भाशय के अंदर, जो किसकी बनी हुई है? स्टील की। और ये गर्भाशय युक्ति जो लगाता है वो कौन लगाता है? सीधी सी बात है, डॉक्टर लगाएगा। खुद महिला तो नहीं लगा लेगी ना कहीं गर्भाशय के अंदर स्टील की एक डिवाइस लगानी है, एक युक्ति लगानी है, खुद एक महिला नहीं लगाएगी। चिकित्सीय रूप से कौन लगाएगा इसको? डॉक्टर लगाएगा। ठीक है, दूसरा बिंदु, पहला बिंदु तो ये हो गया। दूसरा बिंदु सीधा याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला तरीका जन्म नियंत्रण का कौन सा होता है? आईयूडी। याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा जन्म नियंत्रण तकनीक या जन्म नियंत्रण विधि का इस्तेमाल कौन सा होता है? याद रखना, आईयूडी। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में हम ये लिखेंगे क्या? भारत में सबसे अधिक जन्म नियंत्रण तकनीक का जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका किया जाता है? आईयूडी का। यानी इंडिया में फीमेल्स जो होती हैं, मादाएं जो होती हैं, वो सबसे ज्यादा कौन सी युक्तियों का उपयोग करती हैं? आईयूडी का उपयोग करती हैं। किसको रोकने के लिए? जन्म को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आईयूडी होता क्या है? आइएगा ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, किसकी बात कर रहे थे? आईयूडी होता क्या है? ये तो समझ में आ गया, कहां लगाएगा, कौन लगाएगा, सबसे ज्यादा उपयोग भारत में किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। बात आ रही है आईयूडी क्या है। देखिएगा, आईयूडी एक युक्ति थी। आईयूडी कौन है? एक युक्ति, एक डिवाइस, एक छोटी सी स्टील की संरचना होती है। अब ये युक्तियां दो प्रकार की होती है। एक वो युक्ति जो कॉपर स्त्रावित करती है और एक वो जो हार्मोन स्त्रावित करती है। क्या बोला मैंने? मान लेते हैं ये एक युक्ति है और ये एक युक्ति है। आकार दिख रहा है आपको? ये टी आकार की है, ये एल आकार की स्टील की संरचनाएं हैं। ये जो युक्ति थी, मान लेते हैं ये युक्ति जो है वो स्त्रावित कर रही है किसको? कॉपर को। और ये जो युक्ति है, ये जो डिवाइस है, ये स्त्रावित कर रही है किसको? हार्मोन को। अब आप बोलेंगे मान लेते एक फीमेल है, एक मादा है, जिसके अंदर हमने आईयूडी लगा दी। वो आईयूडी कौन सी थी? कॉपर स्त्रावित करने वाली थी। या वो आईयूडी क्या होगी? हार्मोन स्त्रावित करने वाली होगी। यानी आईयूडी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक वो जो कॉपर स्त्रावित करती है और एक वो जो हार्मोन स्त्रावित करती है। ठीक है, अब बात आ रही है कॉपर स्त्रावित करने वाली आईयूडी का उदाहरण बताएं तो याद रखना इसके दो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कॉपर टी और एक है कॉपर 7। याद रखना, दो सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में भी और नीट में भी। कि आईयूडी क्या थी? आपने बोला स्टील की एक युक्ति है। कहां लगाई जाएगी? गर्भाशय के अंदर। कौन लगाएगा? डॉक्टर लगाएगा। ये आईयूडी क्या करती है? या तो कॉपर स्त्रावित करेंगी या हार्मोन स्त्रावित करेंगी। कॉपर स्त्रावित करने वाली आईयूडी का उदाहरण बताएं, कॉपर टी और कॉपर 7। और हार्मोन स्त्रावित करने वाली का उदाहरण याद रखना क्या? प्रोजेस्टासर्ट या LNG-20। याद रखना क्या नाम है? प्रोजेस्टासर्ट या LNG-20। ये हमारी दो ऐसी आईयूडी हैं जो क्या स्त्रावित करती हैं? हार्मोन स्त्रावित करती है। अब आप बोलेंगे सर ये समझ में आ गया, उदाहरण समझ में आ गया इसका और उसका। बात आ रही है कॉपर स्त्रावित करने वाली, जो कॉपर निकालेगी, कॉपर स्त्रावित करेगी, और हार्मोन स्त्रावित करने वाली हार्मोन निकालेगी।
ये तो समझ में आ गया। अब आप पूछेंगे सर ये कॉपर करेगा क्या, ये उस मादा के गर्भाशय में कॉपर करेगा क्या? तो सीधा सीधा याद रखना, अगर शुक्राणु आ जाता है, कौन आ जाता है भैया, मान लेते हैं यहां पर, यहां से होते हुए शुक्राणु आ गया और आपने यहां पर कॉपर टी लगा रखी है, तो कॉपर टी ने अंदर क्या निकाल रखे हैं, कॉपर आयंस निकाल रखे हैं, ठीक है। तो ये कॉपर आयन जो होंगे, ये जो कॉपर जो निकला है, ये क्या करेगा, ये शुक्राणु की गति को रोक देगा। क्या बोला, शुक्राणु की गति को रोक देगा। कैसे, जरा सोचिए, शुक्राणु में कोई माइटोकॉन्ड्रिया था या नहीं था? आप बोलेंगे था सर। ये जो कॉपर जो निकला है, ये शुक्राणु के माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट कर देता है। क्या, फिर से सोचो, दिमाग लगाओ, क्या शुक्राणु आ रहा है, शुक्राणु के अंदर कहीं माइटोकॉन्ड्रिया था, जैसे ही शुक्राणु आया, उस शुक्राणु को गर्भाशय में कैसा वातावरण मिलेगा, कहीं ना कहीं कौन बिखरा हुआ है, कौन निकला हुआ है? आप बोलेंगे सर कॉपर निकला हुआ है। कॉपर जो होएगा इस शुक्राणु के ऊपर जैसे ही इकट्ठा होएगा, जैसे शुक्राणु आ रहे थे ना, चारों तरफ कॉपर ही कॉपर मिल रहा है, अब कॉपर क्या करेगा, इस शुक्राणु के माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट कर देगा। अब जरा सोचिए, शुक्राणु का अगर माइटोकॉन्ड्रिया नष्ट, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या उत्पन्न करता है, ऊर्जा, और शुक्राणु को चलने के लिए क्या चाहिए थी, ऊर्जा। अब जरा सोचिए, माइटोकॉन्ड्रिया नष्ट तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ये गति नहीं करेगा, और ये गति नहीं करेगा तो कहां नहीं पहुंच पाएगा? आप सीधी सी बात बोलेंगे, कहां नहीं पहुंच पाएगा, अंडाणु के पास नहीं पहुंच पाएगा। यानी हमने शुक्राणु को पहुंचने से रोका। क्या करा, पहुंचने से रोका। कैसे रोका, हमने उसकी गति को ही खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया, कॉपर स्रावित करके। कॉपर क्या कर रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट कर रहा था, सिंपल। तो ये सिंपल सी आईयूडी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। कल मैं इसको वापस से बताऊंगा कौन सी हार्मोन स्रावित करने वाली, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में होगी हार्मोन वाली, ये अभी समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा टाइम लेगी। कौन सी हार्मोन वाली, अभी मुझे सिर्फ इतना सा बताएं। आईयूडी वापस से रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। यूटेराइन मतलब यूट्रस, इंट्रा मतलब अंदर, डिवाइस मतलब युक्ति, डिवाइस मतलब यानी संरचना, ऐसी संरचना, ऐसी युक्ति जो यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर अंदर लगाई जा रही है, उसको हमने बोला अंत्य गर्भाशय युक्ति। जो कौन लगाता है, डॉक्टर लगाता है, स्टील की बनी होती है। भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित जो होती है युक्ति, जिसका उपयोग भारत में महिलाएं जो करती है, वो कौन सी होती है, आईयूडी होती है। अब ये आईयूडी दो प्रकार की होती है, एक वो जो कॉपर स्रावित करती है और एक वो जो हार्मोन स्रावित करती है। कॉपर स्रावित करने वाली आईयूडी का उदाहरण आपने याद रखना है, कॉपर टी और कॉपर 7। और आयुड और हार्मोन स्रावित करने वाली का उदाहरण आपने याद रखना है, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। अब ये जो कॉपर स्रावित करने वाली थी, इन्होंने कॉपर निकाला। कॉपर क्या कर रहा था, जैसे ही शुक्राणु आ रहे थे, उन शुक्राणु के माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट कर रहा था। माइटोकॉन्ड्रिया नष्ट हो जाएंगे, ऊर्जा नहीं मिलेगी, गति नहीं करेंगे, शुक्राणु जो है अंडाणु के पास पहुंच नहीं पाएंगे, निषेचन नहीं होएगा, जन्म नहीं होएगा, खल्लास। इतनी सी बात थी। आया कि ऊपर से निकल गया है। ये आज हमने कई सारी चीजें पढ़ी हैं, आज इनको अच्छे से पढ़ना, और अभी जो क्वेश्चन आने वाला है उसका सोच समझकर आंसर देना, तसल्ली से। 30 सेकंड मिलेंगे, सोच समझकर आंसर देना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, कॉपर टी रोकती है, कॉपर टी जो थी वो रोक रही थी निषेचन को, अंडे के परिपक्वन को, अंडोत्सर्ग को, या ब्लास्टोसिस्ट के रोपण को। सोच समझ के आंसर दीजिएगा बेटा, फटाफट। के आंसर दीजिएगा बच्चे। दूसरा क्वेश्चन, एमटीपी की फुल फॉर्म क्या थी, एमटीपी की, मल्टी ट्रेड प्रोडक्ट्स, मल्टी टेम्परेरी फ्रीवेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के आंसर दीजिए। चलिए, टाइम हुआ समाप्त। आइएगा देखते हैं, कॉपर टी रोकती है, जरा सोच समझ के मुझे बताएं। कॉपर टी जो थी वो लगाने से कॉपर निकले थे, कॉपर जो है शुक्राणुओं को नष्ट कर रहे हैं, उनकी गति को खत्म कर रहे हैं। कॉपर अगर गति को खत्म कर देंगे तो जरा सोचिए, कहीं ना कहीं शुक्राणु किसके पास नहीं पहुंच पाएंगे, अंडाणु के पास। अंडाणु के पास नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या नहीं होगा, आप बोलेंगे सर निषेचन नहीं होगा। तो कॉपर टी ने किसको रोक दिया, निषेचन को रोक दिया।
खत्म, इतनी सी बात थी। अब आप देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने दिमाग लगाकर आंसर किया है। जरा रिजल्ट दिखाएं मुझे, कितने बच्चे हैं जिन्होंने इसका आंसर ए लगाया है। जिसने भी लगाया है जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। 77% बच्चों ने लगाया है ये, बहुत अच्छे बच्चों जिन्होंने ये लगाया है। सोचो, क्या मैंने ये बताया? अंडोत्सर्ग रोकने का काम किया था कॉपर टी ने, ब्लास्टोसिस्ट का रोपण रोकने का काम किया था। क्या मैंने ये चीज बताई आपको? अभी मैंने आपको सिर्फ इतना सा बोला था, माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट करेगा कौन? कॉपर। एमटीपी क्या है? अरे ये तो सही होना चाहिए भैया, एमटी की फुल फॉर्म क्या है, दिखाएं। चलो 88% बच्चों ने ये लगाया है। अब मुझे ये समझ में नहीं, ये 12% वाले बच्चे जिन्होंने ये आंसर लगाया मल्टी ट्रेड प्रोडक्ट, ये कौन सा बालक है जिसने ये लगाया मल्टी ट्रेड प्रोडक्ट है? ये कौन सा बालक है जिसने ये लगाया मल्टी टेम्परेरी फ्रीक्वेंसी? ये कौन से बालक है? और ये कौन से बालक है जिन्होंने लगा दिया है? कोई नहीं। अरे सामने दिख रहा है भैया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कितनी बार ये वर्ड मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई है? 3 बार तो मेरे को भी याद है कि 3 बार मैं बता चुका हूं, 3 अलग अलग क्लासेस में। फिर भी ये जिसने लगाया ना भैया, उसको बहुत बड़ा सैल्यूट है जिसने ये लगाया मल्टी ट्रेड प्रोडक्ट। चलो आइएगा, अब 5वां तरीका देखिएगा अस्थायी विधि का। अस्थायी विधि का 5वां तरीका, ठीक है। अस्थायी विधि का जो 5वां तरीका है, याद रखना, उसे हमने बोला है क्या? हार्मोन का उपयोग या गर्भ निरोधक गोली। ध्यान से सुनना, गर्भ निरोधक गोली। किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी? गर्भ निरोधक गोली की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, गर्भ निरोधक गोली की यहां पर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप बोलेंगे सर गर्भ निरोधक गोली क्या होती है? तो याद रखना, ध्यान से सुनना, वे गोली जिनका सेवन मुख द्वारा किया जाएगा। आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, गोली तो हमेशा मुख से ही ली जाती है। ठीक है, मान लेते हैं, सिंपल सी बात है। यानी हम बात कर रहे हैं क्या? ऐसी गोलियों की जो गर्भ को या गर्भ धारण नहीं होने देंगी, उसको हमने क्या बोला है? गर्भ निरोधक गोली। सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब ये गर्भ निरोधक गोलियों के अंदर क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा जी, इन गर्भ निरोधक गोलियों के अंदर होते हैं हार्मोन। आप बोलेंगे अभी अभी पहले भी तो पढ़ा था, आईयूडीजी थी जो हार्मोन स्रावित करने वाली थी, वो भी तो हार्मोन स्रावित कर रही है। फिर इनमें और उनमें अलग क्या है? तो बस सिंपल सा अंतर था। क्या? वो एक युक्ति थी, वो एक डिवाइस थी, वो एक स्टील की बनी हुई एक युक्ति थी जो हमने गर्भाशय में फिट करी थी, ठीक है। जबकि ये जो है, ये गोलियां हैं जो मुख द्वारा ली जा रही हैं। दोनों में ये अंतर है, बस इतना ही अंतर है। समानता क्या है? उन आईयूडी में भी क्या निकल रहा था? हार्मोन। और इनमें भी क्या निकल रहे हैं? हार्मोन। कार्य जो वहां पर हमने पढ़ा, सेम टू सेम यहां पर होएगा, सेम टू सेम यहां पर होएगा, ठीक है। अब बताएं, जरा सोचिए, गर्भ निरोधक गोली और आईयूडी जो हार्मोन वाली थी, कार्य सेम है। वो भी हार्मोन निकाला, ये भी हार्मोन निकाला, ठीक है। वो हार्मोन क्या कर रहे थे? पीयूष ग्रंथि को जाकर प्रेरित कर रहे थे ना निकालने के लिए क्या? LH और FSH। LH जब नहीं निकलेगा तो सीधी सी बात है, अंडोत्सर्ग नहीं होएगा तो निषेचन नहीं होएगा। सेम टू सेम कंडीशन यहां पर है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज हमें पढ़नी है। क्या? देखिएगा, ध्यान से सुनना बेटा जी। ये जो गर्भ निरोधक गोली होती है, जिनमें क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। ध्यान से सुनना, ये गर्भ निरोधक गोली हमारी 2 प्रकार की होती है। गर्भ निरोधक गोली जो है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ध्यान से सुनना बेटा जी। यहां पर एक को बोलते हैं हम, इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा, गर्भ निरोधक गोली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोला जाता है। पिल्स का मतलब क्या होता है बेटा? गोली होता है, ठीक है। ओरल का मतलब जो मुख से ली जा रही है, और कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है? गर्भ धारण होने से बचाना। क्या कहलाता है? कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर ये जो पिल्स जो होती है, ये जो गोलियां जो होती है, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है मिनी पिल्स,
एक कौन होती है, मिनी पिल्स, और एक होती है मैक्रो पिल्स। अब आप बोलेंगे मिनी का मतलब क्या है, पिल्स तो समझ में आता है, पिल्स का मतलब गोली, मिनी का मतलब होता है सूक्ष्म यानी छोटी, सूक्ष्म गर्भ निरोधक गोली ठीक है, या लघु गर्भ निरोधक गोली, सूक्ष्म नहीं बेटा, गलती से निकल गया, सूक्ष्म क्या आएगा, लघु गर्भ निरोधक गोली, और ये होती है दीर्घ या वृत्त गर्भ निरोधक गोली। ठीक है, एक है लघु गर्भ निरोधक गोली और एक है वृत्त गर्भ निरोधक गोली। दो प्रकार की गोलियां आपको दिखाई दे रही हैं। चलिए अब आप बोलेंगे दोनों में फर्क क्या है। लघु का मतलब छोटा या कम, वृत्त का मतलब ज्यादा ज्यादा। ठीक है, अब आप बोलेंगे क्या अंतर है, ज्यादा कम है क्या, ज्यादा कम, तो सीधा सीधा याद रखना क्या, ऐसी गोलियां जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन होएगा, जो हार्मोन मिलेगा कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन, वो गोलियां, वो गर्भ निरोधक गोलियां जिनमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा हार्मोन पाया जाएगा, या वो गोलियां जब लेने के बाद शरीर के अंदर जाने के बाद क्या निकलेंगी, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन, वो क्या कहला रही है आपकी मिनी पिल्स या लघु गर्भ निरोधक गोलियां। जबकि वृत्त गर्भ निरोधक गोलियां जो होंगी वो कॉम्बिनेशन से बनी है। किसके कॉम्बिनेशन से, किससे बनी हुई है, वो दो प्रकार के हार्मोन से बनी हुई है, एक है प्रोजेस्टेरॉन और एक है एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन अगर ये दोनों मिलेंगे किसी गर्भ निरोधक गोली में, तो वो गोली क्या कहलाएगी आपकी, वृत्त गर्भ निरोधक गोली, और जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लघु गर्भ निरोधक गोली। अब हमारी एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं दे रखा, हमारी एनसीईआरटी में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल गर्भ निरोधक गोली की बात कर रखी है। वो गोलियां जिनमें हार्मोन होते हैं, वो हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं। ये नहीं बता रखा कि ये गोलियां दो प्रकार की होती है, एक होती है कौन सी, लघु, और एक होती है वृत्त। लघु वो जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, प्रोजेस्टेरॉन, और वृत्त मतलब दोनों चीजें मिलेंगी, ज्यादा मिलेंगी, कौन, प्रोजेस्टेरॉन भी मिलेगा और एस्ट्रोजन भी मिलेगा। ये थी। अब मेन चीज जो है, जो इंपॉर्टेंट है, वो जरा ध्यान से सुनना बेटा जी। यहां पर इस लघु गर्भ निरोधक गोली का उदाहरण आपने याद रखना है, और वो उदाहरण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो उदाहरण, अगले पेज पर लिखता हूं मैं, ध्यान से सुनना। लघु गर्भ निरोधक गोली कौन सी गोली, लघु गर्भ निरोधक गोली जिसमें सिर्फ क्या मिल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन मिल रहा है। लघु गर्भ निरोधक गोली में सिर्फ क्या मिल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन मिल रहा है। इसका उदाहरण मत भूलना, क्योंकि कई बार ये नीट में रिपीट होता है और कई बार आपके बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है। ध्यान से सुनना। क्या, एक अनुसंधान है, एक इंस्टीट्यूट है, एक रिसर्च सेंटर है, कहां पर, लखनऊ में, जिसका नाम है CDRI। ठीक है, फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है बेटा जी, ये लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में जो ये CDRI जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट है, या मैं बोलूंगा यहां पर वैज्ञानिक थे या वैज्ञानिक हैं, अभी भी हैं। याद रखना, इस जगह पर, इस इंस्टीट्यूट में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस अनुसंधान केंद्र में एक
गोली का निर्माण किया गया, गर्भ निरोधक गोली का, जिसका नाम है क्या? सहेली। ठीक है, सहेली का निर्माण CDRI लखनऊ में किया गया था और ये सहेली जो है ये एक गर्भ निरोधक गोली है। कैसी? लघु गर्भ निरोधक गोली है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? प्रोजेस्टेरॉन मिलता है। खत्म, इतनी सी बात है। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना, ये लेनी कैसे होती है ये भी याद रखना है। ये एक सप्ताह में, या मैं बोलूंगा हर सप्ताह एक गोली लेनी होती है। हर सप्ताह क्या लेनी होती है? एक गोली लेनी होती है। अब आप बोलेंगे क्यों, एक सामान्य लड़की लेगी क्या, एक सामान्य स्त्री लेगी क्या? नहीं भैया, जिसको गर्भ धारण नहीं करना है उसको लेना है ना, सीधी सी बात है। गलत क्वेश्चन मत पूछिएगा, बिल्कुल भी सीधा सीधा क्वेश्चन है। एक औरत, एक महिला जिसको गर्भ धारण नहीं करना, वो डॉक्टर के पास गई या उसको जानकारी थी, उसने इस सहेली का सेवन किया, हर सप्ताह एक गोली वो लेगी, कहीं ना कहीं वो क्या करेगी? हर सप्ताह एक गोली लेगी। कौन सी? सहेली, जो एक लघु गर्भ निरोधक गोली है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन मिल रहा था। अब इतना तो दिमाग लगाएं कि अभी अभी मैंने आपको बताया था ये जो गोलियां हैं इनमें क्या है? कृत्रिम क्या है? हार्मोन है। शरीर के अंदर जाएंगे, उस शरीर के अंदर कहीं ना कहीं पीयूष ग्रंथि से LH और FSH के स्रावण को कम कर देंगे। LH का स्रावण नहीं होएगा, ग्राफियन पुट्टिका नहीं टूटेगी, अंडोत्सर्ग नहीं होएगा। खत्म। तो अब आप पूछेंगे क्या उसमें आर्तव चक्र बंद हो जाएंगे? ना 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 ना, आर्तव चक्र नहीं बंद होंगे, आर्तव चक्र चालू रहेंगे। सिर्फ अंडोत्सर्ग जो है वो नहीं होएगा। ठीक है, अंडोत्सर्ग नहीं होएगा तो जो द्वितीय अंड कोशिका है वो नहीं आएगी। लेकिन आर्तव चक्र में आर्तव तो बाहर आएंगे, ब्लीडिंग तो होएगी, लेकिन उस आर्तव जो स्त्राव जो बाहर आएगा, वो जो ब्लड बाहर आएगा, वो रक्त बाहर आएगा, उसमें केवल रक्त और टूटी हुई एंडोमेट्रियम उत्तक होंगे, द्वितीय अंड कोशिका नहीं होगी क्योंकि अंडोत्सर्ग नहीं हुआ है। बस इतना सा क्लियर है बेटा जी यहां पर। अब आप बोलेंगे सर आपने इसका उदाहरण तो बता दिया, किसका? मिनी पिल्स का। मैक्रो पिल्स का भी उदाहरण बताइए। तो मैक्रो पिल्स यानी व्रत गर्भ निरोधक गोली का उदाहरण आपने याद रखना है क्या भैया? माला D और माला N। ठीक है, माला D और माला N ये आपकी दो ऐसी गर्भ निरोधक गोली हैं जिनमें प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी मिलता है। भूलना मत, ये है क्या? व्रत गर्भ निरोधक गोली। खत्म हुआ है क्या बेटा जी? हमारा आखिरी भाग था क्या? गर्भ निरोधक गोली का। अभी एक और चीज रह रही है, जरा जल्दी से मुझे बताएं। यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ गया? चले आगे, एक बार जरा जल्दी से थम्स अप दे दीजिए ताकि मुझे चीजें पता लग जाए कि हाँ भाई यहां पर क्लियर हो गई। पढ़ लिया क्या? अस्थायी विधि किसकी बात कर ली है? एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये हमने किसकी बात कर ली है? अस्थायी विधि की, जिसमें हमारा आखिरी भाग था कौन सा? गर्भ निरोधक गोली। अभी एक और बिंदु रह रहा है जिसमें हार्मोन से संबंधित एक चीज हमें पढ़नी है। ठीक है, आइए एक आखिरी चीज है यहां पर, ये और पढ़ लेते हैं क्या? अंतःरोपण। क्या? अंतःरोपण। अब साहब अंतःरोपण क्या होता है? ध्यान से सुनना। आज की डेट में चीजें जो है बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। क्या हुआ? कुछ ऐसे हम बोलेंगे, माचिस देखिए ना, माचिस देखी होगी आपने, माचिस की तीली देखिए, तीली जो होती है माचिस की तीली, लगभग 6 माचिस की तीली, 6 माचिस की तीली मैंने ले ली है, मान लेते इतनी सी, 1 2 3 4 5 और 6। ये लगभग 6 माचिस की तीली अपने हाथ में लेकर देखना, लगभग इतनी 6 माचिस की तीली जितनी संरचनाएं जो होती हैं, इनके अंदर भरा पड़ा है क्या? हार्मोन। क्या भरा पड़ा है? हार्मोन भरा पड़ा है। कौन सा हार्मोन भरा पड़ा है? याद रखना कौन सा? वही प्रोजेस्टेरॉन। मुख्य रूप से कौन? प्रोजेस्टेरॉन। मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरॉन और थोड़ा बहुत क्या? एस्ट्रोजन भी।
मेनली कौन, मुख्य रूप से कौन बेटा जी, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और ये जो इस तरीके से 6 माचिस की तीली जितनी जो संरचनाएं हैं, इनको डॉक्टर क्या करेगा, एक महिला के हाथ में त्वचा का सर्जरी करेगा और यहां पर हाथ के नीचे लगा देगा। अब जरा सोचिए, रोपण का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर इम्प्लांटेशन, यानी किसी ना किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को लगाना। अंतः का मतलब किसी चीज के अंदर लगाना। अब जरा सोचिए, अंतःरोपण का मतलब किसी चीज को शरीर के अंदर लगाना, क्या कहलाएगा, अंतःरोपण कहलाएगा। तो याद रखना, भूलना मत इस चीज को, क्या कि अंतःरोपण में क्या किया जाता है, 6 माचिस की तीली जितनी संरचनाओं को डॉक्टर सर्जरी से या ऑपरेशन से हाथ के नीचे मतलब ऐसे नहीं है हाथ के यहां नीचे, हाथ के नीचे मतलब हाथ की त्वचा के नीचे, ठीक है, त्वचा है उसके नीचे लगा दिया। क्या, ये 6 माचिस की तीली जितनी संरचना है जो लगभग 5 साल तक क्या करती हैं, कार्य करती हैं। यानी 5 साल अगर किसी को गर्भ धारण नहीं करना है, लगभग 5 साल तक, तो वो महिला जो है अंतःरोपण करा ले। बेस्ट तरीका है, 5 साल तक गर्भ धारण नहीं होएगा। अंतःरोपण में क्या कर रहे थे, मैंने आपको बता दिया, 6 माचिस की तीली। अब जिसको इसकी संरचना देखनी है ना, कृपया करके अपनी एनसीईआरटी खोलें। उस एनसीईआरटी में ये 6 माचिस की तीली, इस तरीके से हाथ बना होगा, उसमें 6 माचिस की तीली दिखाई दे रही होंगी। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ध्यान से देखिएगा, वहां पर दे रखी है ये। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अंतःरोपण समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमने पूरी क्रिया विधि समाप्त कर दी है। किस चीज की भैया, अस्थायी विधि, जिसमें मैंने आपको सारी की सारी अस्थायी विधि बता दी है। कौन कौन सी हमने सबसे पहले पढ़ी थी, कौन सी, प्राकृतिक जन नियंत्रण तकनीक, जिसके 3 भाग थे, आवधिक आत्म संयम, दूसरा था अंतरित मैथुन, तीसरा था क्या भैया हमारा स्तनपान अनार्तव। 3 थे प्राकृतिक विधि। फिर हमने पढ़े रोधक में हमने कंडोम, फेमिडोम, सर्विकल कैप, डायाफ्राम, वोल्ट पढ़ा, ये हमारा रोधक। फिर हमने साथ ही साथ इनमें से डायाफ्राम, सर्विकल कैप और वोल्ट में कहीं ना कहीं कुछ क्रीम, पेस्ट, जेली लगाई थी। वो जो थी वो क्या थी, वो कुछ रसायन थे। कौन से, जिंक सल्फेट, बोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल था। यानी ये रसायन जो है ये शुक्राणुओं को खत्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये रासायनिक विधि थी। फिर चौथी कौन सी आई, आईयूडी आई। आईयूडी हमारी युक्तियां थी, स्टील की थी, भारत में बहुत प्रचलित है। और ये 2 प्रकार की थी, कॉपर स्त्रावी, हार्मोन स्त्रावी। कॉपर स्त्रावी जो है वो भक्षण कर रही है, कॉपर जो है कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट कर रहा है, जिससे शुक्राणु गति नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं निषेचन नहीं हो पाएगा। जबकि हार्मोन स्त्रावी वाली जो है वो हार्मोन निकाल के, कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। और ये हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि से एलएच के स्रावण को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे अंडोत्सर्ग नहीं होएगा। ये हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने बात करी गर्भ निरोधक गोली की। गर्भ निरोधक गोली में भी हार्मोन है, कार्य बिल्कुल वही है। हार्मोन क्या काम करेंगे, अंडोत्सर्ग होने नहीं देंगे, सीधी सी बात है। लेकिन वहां पर गर्भ निरोधक गोली में मुख्य रूप से मुख से ले रहे थे, जबकि आईयूडी जो हार्मोन वाली थी उसमें युक्ति लगवा रहे थे। और अंतःरोपण में कहीं ना कहीं 6 माचिस के तीली जितनी संरचनाएं हाथ के नीचे क्या करा रहे थे, रोपित करवा रहे थे। तो कुल मिला के काम तो वही था, हार्मोन निकलवाना है। ये हमने पूर्ण रूप से क्या खत्म कर दी है, अस्थायी विधि। चलें आगे। अब जरा सोचिए, क्या पढ़ रहे थे आप पढ़ रहे थे जन्म नियंत्रण तकनीक पढ़ रहे थे। जन्म नियंत्रण तकनीक में हम किस चीज की बात कर रहे थे, जरा सोचिए। आप बोलेंगे सर जन्म नियंत्रण तकनीक में हमने अस्थायी विधि पढ़ ली, हमने स्थायी विधि पढ़ ली है, अब तीसरी रह गई है क्या, एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या रह गई है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। आइए चलते हैं आगे। आइए, किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी यहां पर, सहगर्भता। ये तीसरा तरीका है जन्म नियंत्रण का, सहगर्भता का चिकित्सीय सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। या इसको हम क्या बोलते हैं, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन
ऑफ प्रेगनेंसी, क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एबॉर्शन, जिसको हम गर्भपात बोलते हैं। तो पहली बात तो आपको ये नाम याद रखने हैं। एबॉर्शन को हिंदी में गर्भपात बोलते हैं, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एमटीपी। अब आप बोलेंगे सर है क्या ये, आप बोलेंगे क्या ये तरीका जन्म नियंत्रण का है? मैं बोलूंगा ये एक तरीका है जिससे हम जन्म को तो नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार के जन्म को नियंत्रित करने, ये सोचने वाली बात है। बात ये आ रही है ये कब कराई जाती है, बात ये आ रही है ये क्यों कराई जाती है, बात ये आ रही है ये किस वक्त कराई जाती है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, क्यों कराई जा रही है, कब कराई जा रही है और कैसे कराई जा रही है। तो ध्यान से सुनना बेटा जी, यहां पर पढ़ते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से सुनना। सबसे पहला, ये क्यों कराई जाती है, किस वजह से हमने इसको करा, किसको, एमटीपी को। तो सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक बच्चा जो एक अपनी मां के गर्भ में था और उस बच्चे का विकास जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। मान लेते हैं उसकी यकृत जो है वो नहीं बना है पूर्ण रूप से, मान लेते हैं उसकी किडनी ढंग से नहीं बनी है, उसका मस्तिष्क ढंग से नहीं बना है। आप बोलेंगे आपको कैसे पता लगा उस बच्चे का नहीं बना? अरे भैया, डॉक्टर जो होते हैं कहीं वो एनालिसिस करते हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीजों की देखरेख करते हैं। हर महीने डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाती है गर्भवती महिला, वो डॉक्टर चेकअप करता है। ठीक है, अब उस डॉक्टर ने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करी है ना, उसको पता है ना कि भैया तीसरे महीने में, चौथे महीने, 5वें महीने में कैसे कैसे लक्षण आ रहे हैं, उसको पता है। उसको लगा कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ लक्षण ढंग से आ नहीं रहे हैं बच्चे के प्रॉपरली। उसने पूरा चेकअप किया और उसने उस महिला को भेजा क्या कराने के लिए, सोनोग्राफी कराने के लिए। अब सोनोग्राफी नाम तो सुना होगा आपने, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। अब उस अल्ट्रासाउंड में, उस सोनोग्राफी में पता लगा कि वो जो बच्चा जो था उसका मस्तिष्क जो है वो पूरा ही नहीं बना, आधा बना है। अब जरा सोच समझ के मुझे बताएं, वो बच्चा जिसका मस्तिष्क आधा बना है, सोचिए क्या वो बच्चा पैदा होएगा, क्या वो बच्चे के लिए भी कष्टदायी जीवन होगा या नहीं होगा? होगा ना, और उसके माता पिता के लिए भी हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, क्या उस बच्चे को जन्म लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सोचिए, दोनों के लिए कष्टदायी हो जाएगा। किसके लिए? उसके माता पिता के लिए भी और खुद उस बच्चे के लिए भी हो जाएगा, होएगा ना। तो इस कंडीशन में हमें उस गर्भवती महिला के अंदर जो उसने गर्भ धारण कर रखा है, उस गर्भ को खत्म करना पड़ेगा। यही होता है क्या भैया, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। यानी जो गर्भ धारण कर रखा है किसने, महिला ने, उसको चिकित्सीय रूप से यानी डॉक्टर की सहायता से उस गर्भ धारण को हमें क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा, उसका समापन करना पड़ेगा। यानी गर्भवती महिला के अंदर जो गर्भ धारण जो हो रखा था उस गर्भ को खत्म करना पड़ेगा। यही क्या कहला रहा है आपका, एबॉर्शन यानी गर्भपात। ठीक है, तो क्यों किया जाता है? मेरे ख्याल से ये तो आंसर आपको मिल गया होगा कि वो बच्चे जिनका डेवलपमेंट, जिनका विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, जब वो चीज बारे में पता लग जाती है तब हम क्या कराते हैं, एमटीपी। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। इसका इस्तेमाल जो है भैया वो गलत तरीके से भी होता है। आप बोलेंगे गलत तरीके से कैसे? मान लेते हैं क्या, एक युगल जोड़ा, एक परिवार है और वो परिवार जो है वो पुरुष प्रधान है। कैसा प्रधान है? पुरुष, यानी पुरुषों को, नरों को ज्यादा महत्व दिया जाता है लड़कियों से ज्यादा। ठीक है, इस कंडीशन में जरा सोचिए, उस फैमिली में, उस परिवार में एक जोड़ा जो था उसमें महिला गर्भवती थी और उस परिवार में कैसा था, वो पुरुष प्रधान था। अब वहां पर मान लेते हैं उनका कोई जानकार डॉक्टर था। डॉक्टर उनका कैसा था, जानकार था। वो डॉक्टर के पास गए, वो जोड़ा किसके पास गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को पैसे वैसे खिला दिए, मान लेते ऐसा कुछ हुआ और डॉक्टर ने कह दिया और उनको लिंग बता दिया, क्या, सोनोग्राफी करके, कि भैया ये तो लड़की है। अब आप मुझे बताएं वो परिवार क्या करेगा? डेफिनेटली क्या करेगा, उस लड़की को, वो जो बच्ची जो है उसको गर्भ में ही मरवा देंगे या मार देंगे। वो मतलब चिकित्सीय रूप से अबॉर्शन करके मार दिया जाएगा। क्या कहलाएगा ये? कन्या भ्रूण
हत्या, जो हमारे भारत में कुछ राज्यों में बहुत प्रचलित है, कई राज्यों में बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर आप में से कोई है हरियाणा का, तो इस चीज का कोई वो आपको वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेटा हरियाणा में बहुत होता है। इस वजह से हरियाणा का, याद रखना, हरियाणा की जो लिंग अनुपात है वो पूरे भारत में सबसे कम है। समझ में आ रहा है? इस चीज का अपने ऊपर वो मत लीजिएगा कि मैं हरियाणा को और मेरे हरियाणा में ऐसा हो रहा है। हाँ, हो रहा है, लेकिन आपकी वजह से नहीं हो रहा। मैं जस्ट एक बता रहा हूं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूं, और ये रिजल्ट है, वास्तव में मिला है, जनगणना में पता लगा है, 2011 की जनगणना में पता लगा है कि लिंग अनुपात जो है वो हरियाणा का सबसे कम है और केरला का सबसे ज्यादा है। अब जहां पर साक्षरता दर सबसे ज्यादा होगी, जहां पर ये प्रधानता वर्धानता, नर प्रधानता या पुरुष प्रधानता ऐसी कोई चीज है ही नहीं, जहां पर साक्षरता की दर सबसे ज्यादा होगी, वहां पर यह कार्य होएगा ही नहीं। कौन सा? कन्या भ्रूण हत्या, जो कहां पर है? हरियाणा में बहुत ज्यादा था। तो लड़कियों की संख्या क्या हो गई है? कम हो गई, और लड़कों की क्या हो गई है? ज्यादा होती जा रही है। इस पर तो कई सारी मूवीज भी बनी है। तो कहने वाली बात जो थी वो ये थी कि गलत इस्तेमाल हो रहा था किसका? एमटीपी का। कन्या भ्रूण हत्या हो रही थी, और ये आज भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, होती है, आज भी होती है। ये जो होती है, कौन सी? कन्या भ्रूण हत्या। लेकिन इसको सही करने के लिए भैया 1971 में कड़े, बिल्कुल कड़े प्रतिबंध आ गए थे। सरकार ने बहुत कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। किसके ऊपर? डॉक्टर्स के ऊपर, कि अगर किसी डॉक्टर ने बता दिया लिंग, तो भैया, और उस डॉक्टर ने जिसने लिंग बताया तो वो, और जिसने लिंग पता करवाया वो, दोनों को ही कहीं ना कहीं या तो जुर्माना देना पड़ेगा कुछ पैसों का, एक तो ये है, साथ ही साथ वो जो डॉक्टर होएगा उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो भैया ये तो बिल्कुल कड़े रूप से प्रतिबंधित हो चुका है कि कोई भी डॉक्टर, चाहे किसी का कितना भी जानकार हो, नहीं बताना चाहिए। किस चीज को? लिंग को। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये जो चीज मैंने आपको बताई है कि क्यों कराते हैं, गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब बात आ रही है ये कब कराया जाता है, क्यों कराते हैं, ये समझ में आ गया। अब बात आ रही है ये कब कराया जाता है, वो और देख लेते हैं। देखिए, कब कराया जाता है, याद रखना, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि जो गर्भकाल होता है, गर्भकाल जो होता है वो कितने महीनों का होता है? 9 महीने का, जिसको हम 3 तिमाही में बांट लेते हैं। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तिमाही का मतलब 3 महीने। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, ये इस तरीके से 9 महीने हो गए हैं। तो याद रखना, एमटीपी जो होता है वो कब कराया जाता है? याद रखना, पहली तिमाही में कराया जाता है। अब आप जरा सोचिए, क्या मैं ये बोल सकता हूं पहली तिमाही का मतलब 12 सप्ताह बोल सकता हूं? सोचना। अब इतना तो थोड़ा सा गणित लगा लो भैया, 1 महीने में 4 सप्ताह हैं, तो 3 महीने में कितने सप्ताह हो गए? 12, लगभग 12। तो ऐसा बोला जाता है कि एमटीपी जो होती है वो सुरक्षित होती है। कब कराना? पहली तिमाही में कराना सुरक्षित होती है, यानी 12 सप्ताह के अंदर अंदर कराना जो होएगा वो सुरक्षित होएगा। किसके लिए? उस मदर के लिए। क्यों? क्योंकि 3 महीने के बाद वो जो भ्रूण जो है वो एक शिशु में बदलता जा रहा है, और वो शिशु अभिन्न अंग हो जाएगा। किसका? उस मदर का एक अंग बन जाएगा। एक अंग जो है, जो बना है वो जुड़ गया है किससे? मदर से। अब जरा सोचिए, हमारा कोई अंग निकाल दे, कोई जरा सोचिए, हमारा कोई फेफड़ा निकाल दे, हमारा कोई हृदय निकाल दे, हमारी कोई किडनी निकाल दे, जिंदा रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे ना। हो जाएगा ना, नुकसान हो जाएगा ना, कहीं ना कहीं होएगा ना। तो जरा सोच समझ के मुझे बताएं, लगभग 3 महीने के बाद वो जो शिशु जो है, जो बड़ा होता जा रहा है, वो उस महिला के साथ जुड़ चुका है, उसका एक अंग बन चुका है। अब आप एक अंग को निकालोगे तो रक्त जो है इतना ज्यादा निकल जाएगा शरीर से कि रक्त की कमी पड़ जाएगी। इसलिए बोला जाता है पहली तिमाही के बाद में एमटीपी कराना उस मदर के लिए, उस माता के लिए नुकसानदेही हो सकता है। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई, एमटीपी क्यों कराई जाती है, कब कराई जाती है, कैसे कराई जाती है। वो बहुत सिंपल सा है, क्या कि कहीं ना कहीं ये जो गर्भ जो होएगा, इस गर्भ के अंदर जो बच्चा होएगा, इस बच्चे को अंदर ही अंदर क्या कर दिया जाएगा बेटा जी? इसको काट दिया जाएगा कैंची से। इस तरीके से कैंची होती है,
ठीक है, ये कैंची से अंदर जाकर इसको काट दिया जाएगा, इसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। हो सकता है सुनने में शायद आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगे या बुरा सा लगे, लेकिन ये होता है। अब जरा सोचिए, ये एक सही तरीका भी है या नहीं है? आप बोलेंगे सर हाँ, उन केसेस में सही है जिन केसेस में बच्चे का विकास नहीं हो रहा था, उस केस में ठीक है, उस केस में वो बच्चा भी जो है कष्ट झेलेगा, वो माता पिता भी कष्ट झेलेंगे, इससे अच्छा है कि वो बच्चा पैदा ना हो। लेकिन उस केसेस में ये बिल्कुल गलत है जिस केस में ये एक लड़की थी, ये एक कन्या थी और इसको भ्रूणी अवस्था में क्या किया जा रहा था, मारा जा रहा था। वो सरासर क्या है, गलत है, पाप है एक तरीके से मैं ये बोलूंगा। ठीक है, तो बेटा जी ये इस तरीके से अंदर ही चॉपिंग कर दी जाती है, बच्चे को काट दिया जाता है, उसके भागों को फिर निकाल लिया जाता है, जो बचा हुआ भाग है उसको पंप से, सक्शन से खींच लिया जाता है। तो ये था क्या भैया हमारा सिंपल सा क्या, एमटीपी। ये आज हमने पूरा पढ़ लिया, एमटीपी या गर्भ, ये आज हमने पूरा पढ़ लिया। क्या बेटा जी, जन्म नियंत्रण तकनीक। अब जब हम मंडे को आएंगे तब हम इसी चैप्टर में थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, उसको जल्दी से खत्म करेंगे। क्या, एसटीडी पढ़ेंगे। एसटीडी याद है ना, एसटीडी की फुल फॉर्म पता है ना क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लैंगिक लिंग संचारित रोग, याद रखना। ठीक है, आइएगा बेटा जी आज का। आप बोलेंगे सर अभी तक क्विज नहीं आया, चलिए पहले तो क्विज ले आते हैं आप लोगों का। चलिए तैयार हो जाइए, क्विज आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आता हुआ फर्स्ट, ये लीजिए। गर्भ निरोधन हेतु मुख से सेवन की जाने वाली गोलियों का मुख्य घटक क्या था? यानी वो जो गोलियां जो मुख से ली जा रही थी उसमें मुख्य हार्मोन कौन था? जीएच, एलएच, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन। माता रानी की कसम है अगर गलत आंसर लगाया तो। चलिए दूसरा क्वेश्चन, गर्भ निरोधन की वह युक्ति जो भारत में बहुत प्रचलित है, मुख्य गोली का सेवन, शल्य चिकित्सा विधि, आईयूडी का प्रयोग या निरोध का प्रयोग? सोच समझ के आंसर दीजिएगा, कौन सा भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है? चलिए टाइम हुआ समाप्त। आइएगा पहला क्वेश्चन, इसका जरा रिजल्ट भी मुझे बताएं क्या आया है, देखें जरा। जो मुख से गोली ली जा रही थी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली जा रही थी, जो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे क्या ली जा रही थी, गोली ली जा रही थी, गर्भ निरोधक गोली, उसमें मुख्य रूप से क्या मिल रहा था? तो जरा रिजल्ट मुझे बताएं इनका क्या है। हाँ, क्या करते हैं भैया, नींद में रहते हैं क्या आप लोग? ये 20% बच्चों ने एलएच लगा दिया। क्या बे, बुड़बक हो गया बे? 20% कौन से बच्चे हैं ये, जरा मुझे बताएं। कहां से लिखा था? मैंने लिखा था गर्भ निरोधक गोली में एलएच था, साफ साफ बोला था गर्भ निरोधक गोली में प्रोजेस्टेरोन मिलेगा। 76% बच्चों ने लगाया ये आंसर। ये 20% है कौन से, मेरे को मिल जाए एक बार, मैं इनको बताऊं। कान खोल के सुनते नहीं हो क्या आप लोग? अरे भैया जान निकल जाती है पढ़ाने में, आपको क्या हवा में ऐसे मजाक लगता है क्या? आप तो सुन रहे हैं, यहां पे चीखना चिल्लाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, और आप जो हमारी मेहनत है उसको बिल्कुल बिल्कुल नजरअंदाज किए बैठे हो भैया। ये 20% बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी। यहां पर दूसरा क्वेश्चन जो था, अच्छा इसका आंसर कौन है? प्रोजेस्टेरोन ने ये बता दिया था। गर्भ निरोधन की वह युक्ति जो भारत में प्रचलित है, सीधा सीधा आंसर था कौन सी? आईयूडी। मुझे पता है इसमें भी आंसर कम ही मिलेगा मुझे, हाँ पता था कौन सा, आईयूडी। 76% बच्चों ने लगाया है क्या? आईयूडी। भारत में ये प्रचलित है। चलो 13% ने ये लगाया, 4%। ये 4% कौन से, जिनको ये नाम भी पता है? शल्य चिकित्सीय विधि नाम भी पता है, आपने कभी सुना ही? ये लगा दिया है 4% बच्चों ने। निरोध का प्रयोग भी लगा दिया 5% बच्चों ने। अरे बाबा कुछ भी कर लो, तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसने वाली है भैया। कितने भी सिंपल तरीके से एक ही चीज को अगर मैं 50 बार भी रिपीट करूं ना, तो भी आंसर जो है, तो भी प्रतिशत जो है वो कम ही आने वाला है।
जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, मतलब उनके लिए गुस्सा नहीं है, सीधी सी बात है। जिन्होंने गलत आंसर दिया उनके लिए बहुत गुस्सा है। क्यों? क्योंकि जब आपके साथ मेहनत की जा रही है, आपको चीजें पढ़ाई जा रही है, सिंपल तरीके से पढ़ाई जा रही है, फिर भी आप गलत आंसर लगा रहे हैं, तो ये गलत बात है ना बेटा। कल से मुझे अगर मैं क्विज लेकर अगर ऐसा करेंगे ना तो मैं क्विज लाना बंद कर दूंगा भैया, फिर सीधी सी बात है, अगर आप गलत आंसर ठोकेंगे तो।